हेलो दोस्तों, कैसी हो? आप आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं फिर एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। पुरानी डायरी के पन्ने पलटते हुए अनुषा को जब रागिनी के गांव का पता मिला तो उसे लगा जैसे कोई खजाना हाथ लग गया है। अनुषा को अतीत में रागिनी के कहे शब्द याद आ गए। मेरे पति को अपने गांव से बड़ा लगाव है। गांव से नाता बना रहे, इसके लिए वह साल में एक दो बार गांव जरूर जाते हैं। यही सोचकर अनुषा खुश थी कि अब वह रागिनी को पत्र लिख सकती है, और जब भी उसके पति गांव जाएंगे तो वहां भेजा उसका पत्र उन्हें जरूर मिल जाएगा। रागिनी को कितना आश्चर्य होगा जब वह इस चौंका देने वाली खबर के बारे में जानेगी। अनुषा के दिमाग में रागिनी की चाची के साथ घटित हुआ वह हादसा तस्वीर की भांति घूमने लगा, जिसे रागिनी ने कॉलेज के दिनों में उसे बताया था। मैं और रागिनी बीए कर रही थीं। दशहरे की छुट्टियां होने वाली थीं, इसीलिए ज्यादातर अध्यापिकाएं घर चली गई थीं। उस दिन खाली पीरियड में हम दोनों कॉलेज कैंपस के लान में बैठी थीं। मैंने रागिनी से पूछा, आज तो तुम भी व्रत होगी? रागिनी ने बड़े रूखेपन से कहा था, नहीं, घर में बस मुझे छोड़कर सभी का व्रत है। मेरी तो धर्म कर्म से आस्था ही मर गई है। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? मैंने हंसते हुए पूछा तो रागिनी और भी गंभीर हो उठी और बोली, अनुषा, मेरे यहाँ एक बड़ी दर्दनाक घटना घट चुकी है, जिसकी चर्चा भी अब घर में नहीं होती। मैं उत्सुकता से रागिनी को एकटक देखे जा रही थी। उसने कहा, मेरी चाची को तो तुमने देखा है। वह अपनी माँ और छोटी बहन के साथ विंध्याचल गई थी। चाची की बहन सुशीला अविवाहित थी, लेकिन पूजा पाठ धर्म कर्म में उसकी बड़ी रुचि थी। वे तीनों कई दिनों तक विंध्याचल में एक पंडे के घर रुकी रहीं। रोज गंगा स्नान, पूजन, दर्शन और पंडे के यहाँ रात्रि निवास, उनका यही क्रम चल रहा था। एक दिन सुशीला खाना बना रही थी। उसे छोड़कर चाची और उनकी माँ पूजा करने मंदिर चली गईं। कुछ देर बाद जब वे लौट कर आईं तो सुशीला को घर में न पाकर उन्होंने पंडे से पूछा तो उसने बताया कि सुशीला भी खाना बनाने के बाद गंगा स्नान को कहकर यहाँ से चली गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब सुशीला का कहीं पता न चला तो उन्होंने घर पर खबर भेजी। घर के पुरुष भी विंध्याचल आ गए। कई दिनों तक वे लोग सुशीला को इधर उधर ढूंढते रहे। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन सुशीला का कहीं पता नहीं चला। चाची की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह पागलों की तरह हर किसी से सुशीला के बारे में ही पूछती रहती। यह पीड़ा वह अधिक दिनों तक नहीं झेल सकी और कुछ ही महीने बाद उनकी मौत हो गई। बेटी के गायब होने से चाची के पिता तो पहले ही टूट चुके थे। पत्नी के मरने के बाद तो एकदम बेसहारा ही हो गए। बीमारी की हालत में मेरे चाचा जी उन्हें गांव से यहाँ ले आए। कुछ दिन इलाज चला, लेकिन अंत में वह भी चल बसे। उसके बाद तो सुशीला मामले का अंत सा हो गया। अब उस घटना की एकमात्र गवाह मेरी चाची ही बची हैं, जो सीने में सब कुछ दफन किए बैठी हैं। उनकी हंसी जैसे किसी ने छीन ली हो। इसीलिए मुझ पर हमेशा पाबंदियां लगाए रहती हैं। इतने समय जाना है, इतने समय तक आना है, तरह तरह की चेतावनी मुझे देती रहती है। मुझे चाची पर बड़ा गुस्सा आता था। उनकी टोका-टाकी से परेशान होकर मैंने एक दिन चाची को बुरी तरह झिड़क दिया था। तभी चाची ने मुझे यह घटना रो रो कर बताई थी। अनुषा, उसी दिन से मेरा मन धर्म कर्म, पूजा पाठ, व्रत उपवास से बुरी तरह उचट गया और ठगी सी रह गई। रागिनी ने मुझे कसम दी थी कि इस घटना की चर्चा मैं कभी किसी दूसरे से न करूं, क्योंकि उसके परिवार की इज्जत मर्यादा का सवाल था। बीओए के बाद रागिनी की शादी हो गई। उसकी ससुराल झांसी के एक गांव में है। शादी के बाद भी हमारा संपर्क बना रहा। उसने अपने गांव का पता मेरी डायरी में यह कहकर लिख दिया था कि मेरे पति को गांव से बहुत लगाव है। वहां उनका आना जाना लगा ही रहता है। कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी हो गई। मैं जब भी मायके जाती तो रागिनी का समाचार मिल जाता था। लेकिन बाद में रागिनी के पिता स्कूल से रिटायर होने के बाद अपने पुश्तैनी घर इटावा चले गए और उसके बाद हमारा संपर्क टूट गया। मैं अपने छोटे बेटे का मुंडन कराने विंध्याचल गई थी। मुझे क्या पता था कि सुशीला की जीवन कथा में अभी एक और नया अध्याय जुड़ने वाला है, जिसका सूत्रपात मेरे ही हाथों होगा। तभी से मेरे मन में अजीब सी खलबली मची हुई है। जी करता है किसी तरह रागिनी मिल जाए तो मन का बोझ हल्का कर लूं। जाने उसकी चाची अब इस दुनिया में है भी या नहीं। अचानक पति की इस आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। मैं 5 मिनट से खड़ा तुम्हें देख रहा हूँ और तुम इन पुरानी किताबों और डायरी में न जाने क्या तलाश रही हो। मेरा ऑफिस से आना तक तुम्हें पता नहीं चल सका। अनुषा, यही हाल रहा तो तुम एक दिन मुझे भी भूल जाओगी।
अब उस घटना के पीछे क्यों पड़ी हो जिसका पटाक्षेप हो चुका है? नहीं सुधीर, रागिनी को सब कुछ बताए बगैर मुझे चैन नहीं मिलेगा। आज उसका पता मुझे मिल गया है। परिस्थितियों ने तुम्हें उस घटना का राजदार तो बना ही दिया है सुधीर। अच्छा खासा किरदार तुमने भी तो निभाया है। रागिनी को सब कुछ जानकर कितना आश्चर्य होगा। कैसा लगेगा उसे जब दुखों की पीड़ा और खुशियों की हिलोरें उसके मन में एक साथ तरंगित हो उठेंगी। हो सकता है उसकी चाची भी अभी जीवित हों, और सब कुछ जानने के बाद और कुछ नहीं तो उनके मन को एक शांति तो मिलेगी ही। सुधीर बोले, मैडम, अब जरा आप इन झंझावातों से बाहर निकलें और चलकर चाय नाश्ते की व्यवस्था करें। ठीक है, मैं नाश्ता बनाती हूँ। आप दोनों बच्चों को बाहर से बुला लें। मम्मी, मेरा होमवर्क अभी पूरा नहीं हुआ है, प्लीज़ करा दो ना। बड़े भोलेपन से पिंकू ने अनुषा से कहा। बड़े भोलेपन से पिंकू ने अनुषा से कहा, बेटे, आप लोग आज सारे काम खुद ब खुद करो। तुम्हारी मम्मी अपनी पुरानी सहेली को पत्र लिखने जा रही हैं, जो शायद सुबह तक ही पूरा हो पाएगा। क्यों अनुषा, सही कह रहा हूं ना? बेशक, आप सच कह रहे हैं। रागिनी को पत्र लिखे बिना मेरा मन न तो किसी काम में लगेगा, न ही चित्त स्थिर हो सकेगा। संजीदगी भरे पत्र के लिए रात का शांतिपूर्ण माहौल ही अच्छा होता है। अनुषा विचारों में खोई हुई पेन और पैड लेकर रागिनी को पत्र लिखने बैठ गई। स्नेहमयी रागिनी, मधुर स्मृति, इतने लंबे अरसे बाद मेरा पत्र पाकर तुम अचंभित तो होगी ही, साथ ही रोमांचित भी। बात ही कुछ ऐसी है जो अकल्पनीय होते हुए भी सत्य है। अच्छा, तो बगैर किसी भूमिका के मैं सीधे मुख्य बात पर आती हूँ। पिछले माह हम अपने छोटे बेटे पिंकू का मुंडन कराने अपने पूरे परिवार के साथ विंध्याचल गए थे। शायद मेरे ये वाक्य तुम्हारे दिमाग में एक पुरानी तस्वीर खींच रहे होंगे। सच, मैं उसी से संबंधित घटना तुम्हें लिख रही हूँ। उस दिन सोमवार था। हम वहाँ रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि हमें शीतला पंडे के यहाँ ठहरना पड़ा। दूसरे दिन पिंकू का मुंडन हो गया। हमने सोचा, थोड़ा घूम फिर कर आज ही निकल जाएंगे। हम एक टैक्सी तय कर उसमें बैठ ही रहे थे कि शीतला पंडे का लड़का, जिसका नाम भानु था, मेरे पास आकर बोला कि मां जी, हमें भी साथ ले चलिए, आपका बड़ा उपकार होगा। और बीच बीच में वह सहमी निगाहों से अपने घर की तरफ भी देख लेता था। मुझे उस पर बड़ी दया आई। मैंने सुधीर से उसे भी साथ ले चलने के लिए कहा तो वह बोले कि देख रही हो, इसके घर के सभी लोग मना कर रहे हैं। तुम जानती तो हो नहीं, घर वाले सोच रहे होंगे कि बेटा धंधा छोड़कर कहीं घूमने न चला जाए। खैर, मेरे कहने पर सुधीर शीतला पंडे से भानु को साथ ले जाने की बात कह आए और वह मान भी गया। मेरे दोनों बच्चे बहुत खुश थे। वे विंध्याचल के पहाड़ और पत्थर देखकर उछल रहे थे। हम लोग मंदिर पहुंच गए और वहीं बैठकर नाश्ता करने लगे। बातों के सिलसिले में मैंने सुधीर से कहा कि ऐसे स्थानों पर पिकनिक मनाना कितना अच्छा लगता है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों का आनंद एक साथ मिल जाता है। भानु, तुम भी खाओ। कहकर मैंने पहला कौर मुंह में उतारा ही था कि वह जोर जोर से रो पड़ा। अचानक उसका रोना देख हम परेशान हो गए। लेकिन रागिनी, भानु की कहानी तो हर पल रुलाने वाली थी। भानु रोते हुए कहे जा रहा था कि माँ जी, बाबूजी, मुझे इस नरक से निकाल लीजिए। शीतला, मेरा बाप नहीं, मेरा काल है जो मुझे खा जाएगा। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अपने साथ ले चलिए माँ जी। भानु की आंखों में समंदर उमड़ रहा था। उसने धीमे स्वर में अपनी जो कहानी सुनाई, वह तुम्हारे द्वारा बताई कहानी ही थी। भानु, तुम्हारी चाची की छोटी बहन सुशीला का बेटा है। मैंने भानु को चुप कराया और आगे की बात जल्दी पूरी करने को कहा, क्योंकि उसको टैक्सी ड्राइवर का खौफ भयभीत किए जा रहा था। मैंने सुधीर के कान में यह समस्या बताई तो सुधीर जाकर ड्राइवर से बातें करते हुए उसे कुछ आगे ले गए। भानु अब थोड़ा आश्वस्त होकर आंसू पोंछता हुआ कहने लगा कि मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे अपनी कहानी सुनाई थी, जो इस प्रकार है। उस दिन जब मेरी अम्मा और दीदी मंदिर चली गईं तो शीतला मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा कि सुशीला, क्या बनाया है आज, ज़रा मुझे भी खिलाओ। मैं थाली में खाना लगाने लगी तो शीतला बोला कि तू तो बड़ी भोली है सुशीला। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अच्छा, खाना तो बना ही चुकी है, चल तुझे आज घुमा लाऊं। अभी अम्मा और दीदी आ जाएं तो साथ ही चलेंगे सब लोग। मैं अपनी बात कह ही रही थी तभी शीतला ने मुझे पकड़कर कुछ सुंघा दिया था। बस मुझे सुस्ती छाने लगी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक बड़े से पुराने मकान में कैद पाया।
वहाँ शीतला के साथ कुछ लोग और थे, जिनकी आवाज़ें ही मुझे सुनाई पड़ती थीं। मेरा कमरा अलग था, जिसमें शीतला के सिवा और कोई नहीं आता था। भानु अपनी माँ की कही कहानी को विस्तार से सुना रहा था। एक दिन मैं वहाँ से भागने का रास्ता तलाश रही थी कि शीतला भांप गया। फिर तो उसका रौद्र रूप देखकर मैं कांप गई। मुझे कई तरह से प्रताड़ित करने के बाद वह बोला कि आगे से ऐसी हरकत की तो ऐसी दुर्गति बनाऊंगा कि तुझे खुद से भी नफरत हो जाएगी। अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था। मैंने इसे ही अपनी तकदीर मान लिया और होंठ सीकर चुप रह गई। एक दिन मेरे कहने पर शीतला ने मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझे पत्नी का चोला जरूर पहना दिया। साल भर के अंदर ही तेरा जन्म हुआ। शीतला ने बड़ा जश्न मनाया। खुश तो मैं भी थी कि मेरा भी कोई अपना आ गया। साथ ही मैं कल्पना करने लगी कि मेरा बेटा ही मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाएगा। लेकिन क्या पता था कि यह राक्षस तुझ पर भी जुल्म ढाएगा। गलती मेरी ही है। कभी कभी गुस्से में मेरे मुंह से निकल जाता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर तुझे बताएगा। बस तभी से शीतला के मन में भय सा व्याप्त हो गया था। भानु ने आगे बताया कि मेरी माँ जिस दिन अपनी दुख भरी कहानी बताकर रो रही थी, शीतला छिप कर सब कुछ सुन रहा था। वह गुस्से में तमतमाया, घड़ा सा लेकर आया और मेरे सामने ही मेरी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। मुझे तरह तरह से समझाया और डराया, धमकाया। मैं भी बेबस लाचार था। माँ के चले जाने से मैं एकदम अकेला पड़ गया था, लेकिन मेरे मन में बदले की जो आग लगी थी वह आज तक जल रही है मान जी। भानु की कहानी दिल दहला देने वाली थी, लेकिन हम कर ही क्या सकते थे। खैर, उस समय उसे दिलासा देकर हम वापस लौट आए थे। यद्यपि भानु पर बड़ा तरस आ रहा था। वह आंखों में आंसू लिए मायूसी से हमें देख रहा था। भानु, यानी तुम्हारी चाची की बहन सुशीला का बेटा, रागिनी, तुम्हारी बताई। उस समय उसे दिलासा देकर हम वापस लौट आए थे। यद्यपि भानु पर बड़ा तरस आ रहा था। वह आंखों में आंसू लिए मायूसी से हमें देख रहा था। भानु, यानी तुम्हारी चाची की बहन सुशीला का बेटा, रागिनी, तुम्हारी बताई वह घटना मेरी आंखों के सामने नग्न सत्य बनकर खड़ी थी, जो मेरी आस्था पर चोट कर रही थी। साथ ही यह पूरे समाज के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा कर रही है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना है। खासकर हम औरतें अपनी मर्यादा पर यह प्रहार कब तक सहती रहेंगी, इसका भी जवाब हमें खुद तलाशना है। धर्म की आड़ में धर्म के ठेकेदार कब तक यह नंगा नाच करते रहेंगे? ऐसे अनेक सवाल हैं रागिनी, जिनके जवाब हमें ही तलाशने हैं। खैर, अभी तो मैं अपनी मुख्य बात पर आती हूँ। हाँ, तो दूसरे दिन हम अपने घर आ गए। सुधीर से मैं बार बार भानु को छुड़ा लाने की सिफारिश करती रही। मेरे इस आग्रह पर उन्होंने यहाँ पुलिस स्टेशन में सूचना भी दर्ज कराई। यहाँ से विंध्याचल थाने पर संपर्क करके जांच पड़ताल शुरू हो गई। यहाँ से पुलिस टीम विंध्याचल गई। दुर्भाग्य से वहां के दरोगा की सांठगांठ भी शीतला से थी, जिससे शीतला को पुलिस कार्रवाई की भनक लग गई थी। लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने में सफल हो गई। भानु ने पुलिस के सामने कई रहस्य उजागर किए। खैर, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि शीतला को आजीवन कारावास हो गया है और उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई है। भानु 8वीं तक पढ़ा था, सो आजकल वह एक सरकारी दफ्तर में चपरासी है। उसने अपना घर परिवार बसा लिया है और अपना अतीत भूलकर वह एक नई जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा है। उसका यह कहना कितना सच है कि धर्मस्थलों में एक शीतला नहीं, अनेक धूर्त शीतला अभी भी मौजूद हैं, जो देवी देवताओं की आड़ में भोली जनता और महिलाओं का शोषण कर रहे हैं। मैं सोच सकती हूँ कि मेरा पत्र पढ़कर तुम्हें कैसा लग रहा होगा, पर सब कुछ सत्य है। मिलने पर तुम्हें विस्तार से सारी बातें बताऊंगी। भानु अपनी माँ द्वारा दिए नाम से ही अब जाना जाता है। पत्र का उत्तर फौरन देना। मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्रतीक्षा के साथ, तुम्हारी अनुषा।